वेलकम ऑल ऑफ यू। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री 11 साइंस के 4th टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो उस टॉपिक की डेप्थ बहुत बड़ी है। महर्षि कणा से लेके जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, बोर्स, एन नंबर ऑफ साइंटिस्ट इस टॉपिक पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मित्रों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या? डिस्कवरी ऑफ एटम से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल का लोकेशन एंड द मॉडर्न थ्योरी, और लास्ट में उस टॉपिक का जो कंक्लूजन पार्ट हमारे सामने आएगा वो होगा दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक के पूरे पार्ट को देखने के पहले टुडेज पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटम्स का डिस्कवरी का ट्रेंड था, कहाँ से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक पहुँचा, और आज हम लोग एटम की डेफिनेशन क्या निकालते, कौन सी थियरीज थी, कौन से मॉडल्स थे जो एटम्स के बारे में बने थे। मित्रों, एटॉमिक स्ट्रक्चर की सबसे पहली जो थ्योरेटिकल बेसिक हमारे सामने आया था वो द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद का नाम आप लोगों ने सुना है। महर्षि कणाद ने एक स्लोगन, एक ब्रीदवाक्य रखा था हमारे सामने कि कण कण में है भगवान। इट मीन्स हियर दैट द एवरी पार्टिकल लाइक अ ट्रिमेंडस पावर लाइक अ गॉड, यानी कि अणु परमाणु का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले हमारे सामने रखा था वो महर्षि कणाद ने। ऐसे एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि महर्षि कणाद एक जंगल से जा रहे थे और मानो कोई एक फल उनके हाथ में था और वो उसको ऐसा ब्रेक करते जा रहे थे, छोटे छोटे पीसेज में टुकड़े करते जा रहे थे। एंड द लास्ट में उनके एक लॉजिकली ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो इसका छोटा पार्ट बनेगा, एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट कॉल्ड बाय द परमाणु। इसके बाद में डेमोक्रेटिक्स आए। डेमोक्रेटिक ने भी वही कंसेप्ट्स को कंटिन्यूशन किया और एक कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा, और वो कंसेप्ट था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसे हम लोग एटम कहना चाहिए, जो कि ग्रीक वर्ड में एटम नाम से आता था। बट सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू इस दुनिया के सामने आया वो था जॉन डाल्टन की थ्योरी। आप अगर जॉन डाल्टन की थ्योरी के बारे में अगर बोलना चाहते हो तो जॉन डाल्टन का सबसे पहला एक कंसेप्ट सामने आया था। उन्हें एक थ्योरी पुट आउट की और उस थ्योरी में सबसे पहले आइटम की डेफिनेशन उन्होंने निकाली थी, और वो डेफिनेशन थी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने। आइटम इज ए स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसका मीनिंग इस तरह से आता है कि अगर हम लोग किसी पीस को, किसी मैटर को, कोई भी मैटर आपके पास हो, उसको अगर मैं ब्रेक करते जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा छोटा पार्ट आएगा जिसको हम लोग बाद में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड बाय दैट द आइटम, जो कि ग्रीक वर्ड में एटोमा स्टैंड फॉर द इनडिविजिबल, यानी कि जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा था। इसलिए उस एटम को हम लोग एटम्स इस तरह का सामने कंसेप्ट आया। तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी आपके सामने थी उसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे। उसमें सबसे बड़ा जो पॉस्टुलेट्स था वो था जॉन डाल्टन के कंसेप्ट में सबसे पहला जो पॉस्टुलेट्स आया था वो था, थ्योरी थी वो थी एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और दुनिया के सामने एक थ्योरी आई थी, उस थ्योरी का सबसे पहला जो पॉस्टुलेट्स था वो था कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स एंड ऑल द एटम्स इन ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एंड द सिमिलर एटम इन ईच एलिमेंट्स। अब इन 3 पॉइंट्स का आप लोग मीनिंग एक बार समझ लीजिए। एटम्स कोई भी एलिमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक। मानो हम हमारा घर बांधकाम चालू है और हमारी घर की जो छोटी सी नींव, जो ब्रिक्स है, वो फंडामेंटल है और उससे पूरा घर बनाया जाता है। इन द सेम मैनर एटम में भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको एटम कहा जाता है। अब वो एक दूसरा पॉइंट ऐसा था कि ऑल द आइटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे सपोज कार्बन है, तो कार्बन के सभी आइटम्स आइडेंटिकल है इन ऑल द रिस्पेक्ट, उसकी पूरी प्रॉपर्टी सेम है इन ऑल द आइटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। आइटम्स सिमिलर ऑफ ईच एलिमेंट है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे कि आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स है तो 2 एलिमेंट्स के आइटम्स की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। यानी कि अगर कार्बन है और एक नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट्स है, उन दोनों एलिमेंट्स में जो आइटम्स मिलेंगे वो अपने अपनी प्रॉपर्टी में अलग होंगे, यानी कि द आइटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक और पॉइंट्स आता है कि अगर आइटम स्मॉलेस्ट है तो केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग क्या है, किस तरह से नए नए कंपाउंड्स बनते। तो जॉन डाल्टन ने कहा था द केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट हियर दैट इट इज ओनली द कॉम्बिनेशन, इट इज ओनली सेपरेशन और समटाइम रीअरेंजमेंट्स ऑफ द आइटम्स।
यानी कि जब भी कोई नया मॉलिक्यूल्स बनता है, नया कंपाउंड्स बनता है, तो चाहे वो एक दो एटम्स साथ में मिलके बना हो, या चाहे एक एटम्स या दो तीन एटम्स साथ में अलग अलग हुए हो, या फिर कोई उसका पोजीशन चेंज हुआ हो, तो दैट इज कॉल्ड बाय दैट द केमिकल रिएक्शन। और एक पॉइंट जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम लोग समझ रहे हैं आज के डेट में ये थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि एटम्स के बारे में अलग अलग थ्योरी सामने आई, बट जॉन डाल्टन की सबसे पहली थ्योरी थी, इसलिए इस थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा मायना रखा जाता है इस साइंस के बारे में। जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद में सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू मिला वो था जे थॉम्सन की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जे थॉम्सन नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट का एक अलग वर्कअप था, उनका जो एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस था वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए बहुत सारे डिस्कवरी साइंस के अंदर एक्सीडेंटल लगी है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अलग होता है, बट उस टाइम पे जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें नए नए इन्वेशन सामने आए थे। तो जे थॉम्सन का भी जो एक्सपेरिमेंट था वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अलग अलग गैसेस को उस ग्लास के ट्यूब में भर के दो इलेक्ट्रोड्स को लगाया था, एक हाई वोल्टेज परफॉर्म किया था। स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम्स आपको दिख रही है, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब है और उसके अंदर अलग अलग गैसेस भरे। जो हम लोग CRT यानी कि पिक्चर ट्यूब देखते हैं टीवी की, जो ओल्ड टीवी थी, आजकल की वो फ्लैट टीवी नहीं, LED नहीं, जो पुरानी टीवी थी उसके पीछे बहुत बड़ा ऐसा पार्ट दिखाई देता था, इज़ नथिंग बट द डिस्चार्ज ट्यूब। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैसेस भर के अलग अलग कलराइजेशन आ रहा था। ये स्टडी थी जे थॉम्सन की, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ कि एक दिन उस पूरे पिक्चर ट्यूब में या पूरे ग्लास के ट्यूब में एक ग्लो, एक पॉइंट, एक सामने के सामने एक पॉइंट दिखाई दे रहा था जो चमकदार पॉइंट्स था। जे थॉम्सन ने लॉजिक लगाया कि ये ग्लो, ये रेज कहाँ से आया होगा। अलग अलग कंक्लूजन सामने आए कि चाहे वो अलग अलग गैसेस से आए हो, वो गैसेस की प्रॉपर्टी हो, किसी ने कहा कि नहीं वो तो कोई मेटल की प्रॉपर्टी हो सकता है, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल लगे थे। तो सब कुछ चेंज करके देखा गया, बट एवरी टाइम ग्लो इज अपीयर एंड देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूड हियर दैट कि दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस फिल इन द ट्यूब्स। और बाद में कंक्लूजन ऐसा है कि आइदर ये जो पार्ट्स था आइदर कमिंग फ्रॉम द कैथोड और आइदर कमिंग फ्रॉम द एनोड। और आप लोगों को मालूम है कि कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज। तो फिर इन दोनों में से किसी एक वजह से ये पॉइंट्स बाहर आ रहा है, ऐसा कंक्लूजन सामने आया। फिर उस कंक्लूजन को पूरा की पूरा प्रैक्टिकल एविडेंस दिया गया कि उस रेस को एक दो प्लेट के अंदर से पास किया गया, वो दो प्लेट को चार्ज दिए गए पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्लो था वो पॉजिटिव प्लेट के पास डायरेक्टेड हुआ है। दैट इज दिस ग्लो इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्जेस। हेंस आपको एक क्लियर होना चाहिए कि जो ग्लो पॉजिटिव के पास टर्न हो रहा है, इसका मतलब वो खुद नेगेटिव चार्ज वाला है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर रिपल्शन अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, इसी वजह से वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के पास डिफ्लेक्ट हुआ है। देयरफॉर वो दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। अब वो रेज अगर नेगेटिव चार्ज वाला है वो कहाँ से आना चाहिए? दिस रेज इज कमिंग फ्रॉम द कैथोड एंड देयरफॉर दिस रेज इज कॉल्ड बाय दैट द कैथोड रेज। यानी कि जे थॉम्सन ने ये प्रूव किया कि वो नेगेटिव चार्ज वाला रेज है एंड दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड एंड हियरफॉर कैथोड रेज आर इन्वेटेड बाय द जे थॉम्सन। फिर लैटरली उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। दैट इज कैथोड रेज आर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड देयरफॉर लास्टली दिस इज कॉल्ड बाय दैट द इलेक्ट्रॉन्स है। ये बहुत लाइट पार्टिकल्स है, नियर अबाउट हम लोग अगर कैलकुलेशन करके अगर देखेंगे तो ये 1840 टाइम्स, एक्चुअली उसका फिगर 1837 है, 1840 टाइम्स वो लाइटर है दैन यूर हाइड्रोजन आइटम्स। यानी कि प्रोटॉन के कंपेयर में उसका वेट बहुत कम है। एंड आइटम्स कुड समटाइम इजेट ए स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल। और जे थॉम्सन ने दुनिया के सामने ये पुट कर दिया कि आइटम्स के अंदर से भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हो सकते हैं, यानी कि आइटम्स के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स है। इट इज़ ए वेरी ब्रेक थ्रू इन द ओल्ड साइंस। जब तक साइंस मानता था कि आइटम इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि आइटम सबसे छोटा पार्ट्स है, उसके बाद कुछ नहीं है, पर जे थॉम्सन ने फर्स्ट टाइम कह दिया था कि आइटम्स के अंदर भी नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होना चाहिए एंड देयरफॉर द टोटल साइंस आर गोज ऑन चेंजिंग आल्सो इन द सिमिलर मैनर। जिस तरह से जे थॉम्सन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला है, तो गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने भी एक कंक्लूजन किया, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और दुनिया के सामने ऐसा एक प्रूव किया कि जिस तरह से कैथोड से कोई रेज बाहर आ रहा है, इसी वजह से एनोड से भी कहीं ना कहीं रेज आना चाहिए।
एंड वही एक्सपेरिमेंट को अगेन परफॉर्म किया अलग अलग परफोरेटेड कैनल के जैसे जालीदार जिसको हम लोग कहेंगे एनोड यूज़ किया गया, और वो रेज अगेन कमिंग फ्रॉम द एनोड्स इज फॉर दैट एनोड रेज, और दुनिया के सामने एक नया रेज इन्वेटेड किया गया एंड उस रेज को नाम दिया गया इज एनोड रे। इट इज़ नथिंग बट द पॉजिटिव रे, सो देयरफॉर कॉल्ड बाय पॉजिटिव रे, और उसका और एक नाम रखा गया द कैनल रेज। और इस वजह से दुनिया के सामने कैनल रेज आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोजन गैस हैविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड बाय द प्रोटॉन, यानी कि जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्जेस है इस पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन रखा जाता है। अगर हम लोग रिएक्शंस के तौर पे देखेंगे तो गोल्डस्टीन ने और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड किया और जो आउटपुट उनको मिला था वो था हाइड्रोजन आइटम यानी कि फोटॉन नाम का, प्रोटॉन नाम का। तो इस तरह से दुनिया के सामने दो पार्टिकल्स आए, वन इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड देन पॉजिटिवली चार्ज द प्रोटॉन। सिमिलरली द न्यू साइंटिस्ट जेम्स कैडविक, इन्होंने कहा कि अलग तरह सा कोई पार्टिकल भी जिसका चार्जेस न्यूट्रल है वो होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक बेरिलियम की कॉइल ली गई, उसके ऊपर एक रेडिएशन सोर्स डाला गया अल्फा पार्टिकल्स का, और जब आउटपुट मिला तो डेफिनेटली एक न्यूट्रल जिसको कोई चार्जेस नहीं है ऐसे पार्टिकल का भी इन्वेशंस हुआ, एंड दिस क्रेडिट इज गोइंग ऑन दैट दैट इज जेम्स कैडविक। अब ये जेम्स कैडविक ने कहा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैशू पार्टिकल है, यानी कि जिसको वेट तो है बट कोई चार्जेस नहीं है। इस तरह से दुनिया के सामने 3 पार्टिकल्स आए एंड द मास ऑफ द न्यूट्रॉन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये लगभग वो प्रोटॉन के उतना ही है, यानी कि अब दुनिया के सामने 3 पार्टिकल का इन्वेशन हो चुका था। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, दूसरा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और तीसरा जिसका मास तो है बट कोई चार्जेस नहीं है ऐसा न्यूट्रॉन्स है। And therefore yet that the total science is going to changing on also। तो अगर हम लोग उस पूरी थ्योरी को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, वो अगर हम लोग कंप्रेस करके अगर देखेंगे तो मेरे सामने एक चार्ट आता है। सपोज मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों की अगर प्रोटॉन है तो उसका चार्ज और मास कितना होगा, तो उसका चार्ज आता है पॉजिटिव और मास आता है 1। ओके, यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है और यूनिट मास है एज कंपेयर टू अदर। न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो देयर इज नो चार्जेस बट मास इज 1। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्जेस रहेगा वो नेगेटिव चार्ज है, बस मास इज निग्लिजिबल। निग्लिजिबल स्टैंड फॉर दैट कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो नहीं के बराबर होगा, निग्लिजिबल होगा। इज दैट क्लियर? सो अब हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स एटम्स के अंदर मिलने वाले पार्टिकल्स, नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। लेट अस सी वन बाय वन। इलेक्ट्रॉन्स ये टाइनी पार्टिकल है, वेरी लाइट पार्टिकल्स है एंड हैव द नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत छोटा पार्टिकल्स है, लाइट पार्टिकल्स है, और जिसका मास वेरी लेस है एंड उस पर चार्जेज होगा वो नेगेटिव होगा। सेकंड की बात करेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन इट इज़ वेरी हेवी दैन इलेक्ट्रॉन्स, नियर अबाउट 1840 टाइम्स हेवियर है, और उसका जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो उसका मास सिमिलर टू प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पूरे थ्योरेटिकल पार्ट्स में तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज रहेगा -1.6022 10⁻⁻19 और उतना ही चार्ज होगा प्रोटॉन्स के ऊपर। ओके, अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो -1 चार्ज रहेगा, रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे तो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी का उतना ही चार्ज है प्रोटॉन्स के ऊपर, खाली साइन पॉजिटिव है इसलिए उसको +1 समझेंगे, यानी कि रिलेटिव चार्ज मीन्स एज कंपेयर टू ईच अदर। न्यूट्रॉन्स का चार्ज अगर 0 समझेंगे तो -1 चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का और +1 चार्ज है प्रोटॉन्स का। इज दैट क्लियर? अगर हम लोग उसका एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे हर आर्टिकल्स के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स का अप्रोक्सीमेट मास जो डाल्टन में या यूनिफाइड मास कहा जाता है एटॉमिक मास में वो अप्रोक्सीमेट 0 माना जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए वो 1 U यानी कि यूनिफाइड मास मतलब 1 डाल्टन या फिर 1 AMU ऐसा माना जाता है। तो जिस तरह से पूरे के पूरा चार्ट आपके सामने है। अब ये सब कुछ होने के बाद पूरी दुनिया में एक ही प्रॉब्लम था कि इफ आइटम्स कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज नो एनी चार्जेस। तो हाउ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कैन बी सिचुएटेड इन ए स्मॉलर आइटम, यानी कि इतने छोटे आइटम्स में ये सब पार्टिकल्स कैसे रह सकेंगे। उसके पीछे और भी एक लॉजिक था कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाला है और नेगेटिव में रिपल्शन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव वाले हैं।
तो 2 प्रोटॉन में भी रिपल्शन होना चाहिए। सो इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे एटम्स उस एलिमेंट्स के सेंटर में कैसे रह सकते? वो रिपेल होना चाहिए, वो एटम्स अनस्टेबल बनना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड बाय दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और बाद में साइंस इतना डेवलप हुआ कि सबके सामने एक ही क्वेश्चन था कि हाउ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कैन बी सिचुएटेड। तो सबसे पहले एक मॉडल दुनिया के सामने आया। बहुत सारी थेरीज थी, बहुत सारे कंक्लूजन्स थे। एक डॉग एंड बोन नाम की थेरी थी। एक साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे कि किस तरह से एटम्स को रखा जाए, और रात में उनको एक ड्रीम्स आया, सपना आया, और उस सपने में उन्होंने देखा कि एक बोन का पीस है और 2 डॉग उसको खींच रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं मिलने के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक डॉग इधर से, एक डॉग इधर से उसको खींच रहा है। तो साइंटिस्ट के लॉजिकली आया कि इसी तरह से सेंटर में पॉजिटिव होगा, इधर से नेगेटिव है, इधर से नेगेटिव है, तो दिस नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, दिस नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, एयरफॉर नेगेटिव का जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा और एटम्स के अंदर रखेंगे। अलग अलग कंक्लूजन सामने आए, बट सबसे पहला जो मॉडल थ्योरेटिकल सामने रखा था वो था जे थॉमसन। लेट अस सी द जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने एक मॉडल सजेस्ट किया था, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड बाय दैट द वाटरमेलन मॉडल, यानी कि प्लम एंड पुडिंग मॉडल। जिस तरह से वाटरमेलन में, जिसको हम लोग तरबूज बोलते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमारे सामने रहता है। इमेजिन करो कि ये इमेज आपके सामने, उस इमेज में आप लोग देख रहे हो कि अगर हम लोग उस वाटरमेलन को कट करें हॉरिजॉन्टली, तो जो रेड कलर का जो पूरे की पूरा पार्ट है, वो जो इन्वायरमेंट है, थॉमसन ने कहा था कि मानो उस रेड पार्ट इज नथिंग बट दैट द पॉजिटिवली चार्ज। और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स आपको दिखाई दे रहे, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड बाय दैट द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। यानी कि उस रेड कलर के पॉजिटिव के अंदर जिस तरह से वो सीड्स है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर। लेफ्ट साइड में आप लोग देखते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव का इन्वायरमेंट्स है, और इस तरह का एक थ्योरेटिकल मॉडल दुनिया के सामने आया था। इज कॉल्ड बाय दैट द प्लम एंड पुडिंग मॉडल एंड द वाटरमेलन मॉडल बाय द जे थॉमसन। बट अनफॉर्चुनेटली कोई थ्योरेटिकल एविडेंसेस उसके सामने नहीं थे, और वो मॉडल बहुत ज़्यादा दिन तक एक्सेप्टेबल नहीं था। अब सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू मिला साइंस में, वो था रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आप लोग जानते हो 8, 9, 10 से हमने इस डिस्कस भी किया है और पढ़ा भी है कि हाउ द रदरफोर्ड्स कैन बी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज भी वो मॉडल हम रदरफोर्ड्स का ही मानते हैं। आपको मालूम है कि रदरफोर्ड ने एक मॉडल सामने रखा था कि सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहा है, एंड दिस मॉडल इन्वेंटेड बाय दैट वन सिंपल एक्सपेरिमेंट बाय द रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट इज वेरी सिंपल। इन 1911 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था और दुनिया के सामने एक मॉडल आया था। एक क्या काम था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है एक गोल्ड फाइल के ऊपर बम्बार्ड किए थे। यानी वेरी सिंपली, वन गोल्ड फाइल थिकनेस ऑफ 100 नैनोमीटर एंड वन सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड किया, मारा किया, और जो रेज बाहर आए उस रेज को एनालाइज किया गया। उसमें से कितने रेज बाहर आ रहे, कितने डाइवर्ट हो रहे, कितने उसमें से रिबॉन्स हुए, और इस तरह से इस पूरे स्कैटरिंग को, यानी कि जो बाहर एक स्क्रीन लगाई थी वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड उसमें मटेरियल या फिर फोटोग्राफिक प्लेट होगी, इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद 3 ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के सामने थे। उनमें सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी पासेज अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज उस फाइल में से सामने आ चुके थे जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला था। दूसरा ऐसा था कि अगर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिसका थोड़ा सा डायरेक्टेड मिला था, लेस देन 90, मोर देन 90, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर रिबॉन्स अगेन, यानी कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बहुत कम संख्या में थे, वो वापस रिबॉन्स होकर आ रहे थे। अब इन 3 ऑब्जर्वेशंस का कौन से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पास अनडिफ्लेक्टेड, some alpha particles are deflected by less and more than 90 degree, and very few alpha particles are rebounds again, and due to that 3 observation Rutherford can be concluded one basic model। Rutherford ने कहा कि सेंट्रल पार्ट एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, जिस न्यूक्लियस में टोटल मास एटम्स का होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियस मेड बाय द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ऐसा क्यों कहाँ पता है? सपोज फॉर एग्जांपल कि एक अल्फा पार्टिकल को रिबॉन्स कर रहा है। अल्फा पार्टिकल हेवी है, हेलियम्स का एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है। तो इतना हेवी पार्टिकल्स को वापस भेजने की जो ताकत है वो खाली 2 एलिमेंट्स के पास होना चाहिए, 2 एटम्स का होना चाहिए। एक तो जो खुद पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, और दूसरा जिसके पास वेट हो,
एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए। मानो कोई एक सिंपल छोटा सा प्लास्टिक का बॉल है और उस बॉल को आप लोग हीट कर रहे हो, तो एक सिंपल प्लास्टिक की बैट भी सफिशिएंट है। बट अगर आपके पास कोई हार्ड बॉल है, लेदर बॉल है, क्वार्क बॉल है, मैशिव बॉल है, हेवी बॉल है, तो उसको अगर आपको वापस से भेजना है, रिबाउंस करना है, वापस से स्टिक करना है, तो आपको उतनी हेवी बैट लगेंगी। इन द सेम मैनर कि अगर अल्फा पार्टिकल बहुत हेवी है और अगर वो न्यूक्लियस के ऊपर यानी कि वापस उसको भेजने की ताकत है, तो वो ताकत खाली प्रोटॉन में है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव वाला है, अल्फा भी पॉजिटिव वाला है, उसको रिपेल करेगा। या तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके जिसके पास मास है वो हेवी बैट बन जाएंगी और वो रिबाउंस करेंगे। इस तरह से रदरफोर्ड ने सबसे पहला कंसेप्ट एटम का सामने रखा कि द एटम हैज अ सेंट्रल positively charged particles, positively charged nucleus contain entire mass that is proton and neutron। इसका एक सिंपल कंक्लूजन इस तरह से आता है कि एटम्स के अंदर भी एक छोटा न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द प्लैनेटरी मोशन। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है, जिस तरह से प्लैनेट रिवॉल्व होते सराउंडिंग में। यानी कि अर्थ रिवॉल्व होती है सन के अराउंड या फिर मून रिवॉल्व होता है अर्थ के अराउंड। इन द सिमिलर वे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द प्लैनेटरी मोशन। और एक बात कही थी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि एटम्स के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। क्योंकि वाई? बिकॉज कि टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली सिमिलर एंड देयरफॉर दैट द टोटल चार्जेस आर द न्यूट्रलाइज एंड देयरफॉर एटम्स हैविंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एक कंसेप्ट सामने था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि मैक्सिमम अल्फा अनडिफ्लेक्टेड क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी जगह। थैंक यू। दिस इज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। This model consists of the central massive part, consists of a protons and neutron called as a nucleus, and extra nuclear part, that is electrons are revolving around the nucleus। इस तरह से दुनिया के सामने रदरफोर्ड ने सबसे पहला मॉडल रखा। और एक बात यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्लियर की थी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर पास अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज वाई देयर इज ए लार्ज स्पेस इज अवेलेबल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स and therefore theoretically atom is a very big as compared to the nucleus। यानी कि न्यूक्लियस से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पूरी की पूरा एटम्स इज वेरी बिगर इन साइज और न्यूक्लियस बहुत छोटे साइज का है उस एटम्स के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो। इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स का रिबाउंस होना, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, इन 2-3 ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने हमारे सामने एक मॉडल रखा एंड दिस मॉडल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। बट रदरफोर्ड की थ्योरी को भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। उनमें सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अगर होगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट होकर गिरना चाहिए। बट एब्सोल्युटली इस तरह से नहीं होता है। एटम्स आर द स्टेबल। एक मैक्सवेल की थ्योरी है। According to your Maxwell theory, every accelerated particle radiate the energy। यानी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व हो रहा है तो एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड और अगर वो घूम रहा है, अगर वो रिवॉल्व हो रहा है तो फाइनली वो न्यूक्लियस के क्लोज आना चाहिए और वो फाइनली उस न्यूक्लियस में गिरना चाहिए और एटम्स अनस्टेबल होना चाहिए। बट एक्चुअली एटम्स आर द मोस्ट स्टेबल। अकॉर्डिंग टू योर मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स गिरना चाहिए या फाइनली वो रिवॉल्व होते होते आना चाहिए, बट इस तरह से नहीं हो रहा है। ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। और भी एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड की थ्योरी का कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम्स के सराउंडिंग या न्यूक्लियस के सराउंडिंग, हम देखते हैं कि अलग अलग सेल्स होती है, उस सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है। देयर इज़ नो आइडिया इज गिवन बाय द रदरफोर्ड कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व होगा। ओनली इलेक्ट्रॉन्स का तो रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इतना कहा था, बट वो इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन कहाँ पे होगा इस तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। तो इस तरह से रदरफोर्ड की थ्योरी को मिनिमाइज करने के लिए नई थ्योरी सामने आई, वो थी बोर्स की थ्योरी। तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे बोर्स की थ्योरी। तब तक के लिए यहीं रुकेंगे। थैंक यू।